कहते हैं भरोसा बनने में बहुत ही वक्त लग जाता है, लेकिन टूटने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। कुछ ऐसा ही हुआ है इंडसइंड बैंक के इन्वेस्टर्स के साथ। 11 मार्च 2025 ये वो दिन है जिस दिन इंडसइंड बैंक ने अपना सबसे बुरा वक्त देखा। सिर्फ एक ही दिन में, एक ही सेशन में स्टॉक 27% से नीचे गिरा। जब से इंडसइंड बैंक लिस्ट हुआ है, ये इंट्राडे की सबसे बड़ी फॉल है अभी तक। 1690 का हाई लगाने के बाद ये स्टॉक कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा था, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा था, साइडवेज चल रहा था, और फिर आया ये करेक्शन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो कि 27% करेक्शन को ट्रिगर किया। इसके अलावा इन्वेस्टर्स का भरोसा क्यों उठ गया इंडसइंड बैंक के, और क्या क्या इश्यूज हैं, और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि वेदर इंडसइंड बैंक इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर और नॉट। लेट्स बिगिन। 90s के टाइम में एचडीएफसी एंड एक्सिस के साथ इंडसइंड भी मार्केट में आया, लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। कभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, कभी माइक्रो फाइनेंस के स्ट्रेस का प्रॉब्लम। इस बार भी जो न्यूज बाहर आई वहां पे इंपैक्ट 1600 करोड़ का था कि 1600 करोड़ का नुकसान रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन जो सेल ऑफ आया दैट इज 19,000 करोड़, मतलब कमर ही टूट गई। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड वालों को 6900 करोड़ का धक्का लगा, और सबसे ज्यादा बड़ा धक्का लगा एलआईसी को, क्योंकि एलआईसी की बड़ी होल्डिंग है अराउंड 5% इंडसइंड में, एंड दे लॉस्ट अराउंड 900 करोड़। इसके जस्ट पहले मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया था जब आरबीआई ने इनके सीईओ सुमंत काटपिलिया को सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन दी। वहां पे 3 साल की एक्सटेंशन की बात थी, बट आरबीआई ने उनके लीडरशिप क्वालिटी पे सवाल उठाते हुए दे ग्रांट ओनली 1 ईयर एक्सटेंशन। मंडे को 10 मार्च का दिन, मार्केट खत्म हो चुका है, मार्केट आवर बंद हो चुके हैं। उसके बाद इंडसइंड एक नोटिस जारी करता है जहां पे उन्होंने बताया कि उनके फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव के अकाउंटिंग में थोड़ी सी उलटफेर हुई है, जिसके वजह से उनको 1600 करोड़ का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बस फिर क्या था, अगले ही दिन मार्केट 27% गिर गया। अभी इस मामले को अच्छे से समझते हैं। हालांकि हम जिस तरीके से बैंक में जाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, लोन लेते हैं, उसी तरीके से फॉरेन काउंटर पार्ट्स भी लोन लेते हैं या डिपॉजिट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एफएक्स करेंसी। मतलब कि कोई अमेरिका का है तो उनको डॉलर में चाहिए, कोई जापान का है तो उनको येन में चाहिए। अब अगर मान लीजिए मैं इंडियन हूं और इंडिया में मैंने 1000 रुपए लोन लिया, तो 1000 रुपए कल को भी 1000 रुपए ही रहेंगे। उसका जो नॉमिनल वैल्यू रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 1000 ओनली, चाहे महंगाई बढ़े या फिर कोई इंटरनेशनल क्राइसिस आए। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के साथ ये दिक्कत है, फॉरेन एक्सचेंज के साथ ये दिक्कत है कि उनकी वैल्यू वॉलेटाइल होती है एंड उनकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। और जिस तरीके का अभी सिचुएशन चल रहा है, रुपी इज वेरी वॉलेटाइल इन फॉरेन मार्केट। तो इसी बात को लेके अगर कोई नॉर्मल डिपॉजिट भी करता है या लोन लेता है, देयर इज गोइंग टू बी अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कि कहीं करेंसी का वैल्यू कल घट गया तो देयर इज गोइंग टू बी लॉस फॉर बैंक। और इसी को हेज करने के लिए जितना नॉमिनल वैल्यू होता है, उसी नॉमिनल वैल्यू का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई अगर करेंसी ऊपर भी जाता है तो ना मुझे फायदा हो, नीचे भी जाता है तो ना मुझे नुकसान हो, मैंने उस पोजीशन को जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है उसको हेज कर दिया है। आइडियली यही होता है कि जो भी उनका डिपॉजिट या विड्रॉल है, जो भी उनका पोजीशन बन रहा है इन दैट फॉरेन करेंसी, उसको सीधा एक दूसरे एक्सटर्नल पार्टी के साथ मिलकर उसको हेज कर देते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन। बट इंडसइंड बैंक के केस में ऐसा नहीं था। इंडसइंड के केस में उन्होंने इंटरनल हेजिंग करी थी। इंटरनल हेजिंग का सिंपल मतलब है कि भैया उन्होंने उनका जो भी एक्सपोजर बन रहा था, उन्होंने एक इंटरनल ट्रेडिंग डेस्क के साथ उसको लॉन्ग शॉर्ट करा, उसको हेज करा, और फिर वो डेस्क दूसरे एक्सटर्नल काउंटर पार्टी से हेज कर रहा है। दैट मींस यहां पे एक पूरा कनेक्शन था बिटवीन द रियल पोजीशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल काउंटर पार्टी। प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई कि जो उनके हेज का पोजीशन था उसको उन्होंने अनवाइंड कर दिया, एंड उस एक्सटर्नल पोजीशन में उन्हें प्रॉफिट हुआ था। जाहिर सी बात है कि ये हेज लिया गया है, दिस इज नॉट अ रियल प्रॉफिट। वहां पे जितना प्रॉफिट होगा इनको इधर लॉस भी होगा। बट यहीं पे आया अकाउंटिंग एरर कि जिस तरीके से एक तरफ उन्होंने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया, दूसरी तरफ उन्होंने लॉस रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो यहां पे प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट हो गई। और यही चीज चलते रहा अराउंड 7 ईयर्स, जहां पे आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करा। उसके बाद दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग देयर ओन ट्रेडिंग डेस्क, और वहां पे ये गड़बड़ी पकड़ में आई कि भैया यहां तो इनकरेक्ट अकाउंटिंग है एंड दिस इज ओवरस्टेटिंग द प्रॉफिट। लेकिन यहां पे एक और बात जोर करने वाली है कि ये अगर 2 साल पहले का वक्त होता और यही चीज आता तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज वो टाइम अच्छा टाइम था, वहां पे लोग स्टॉक मार्केट पे ट्रस्ट कर रहे थे। बट अभी का जो वक्त है, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, वहां पे स्टॉक मार्केट इज समथिंग जहां पे
रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं एंड वी आर सीइंग फ्रॉम द ईयर स्टार्टिंग की अभी तक द मार्केट हैज रिएक्टेड नेगेटिवली। इनके साथ माइक्रो फाइनेंस में स्ट्रेस लोन की प्रॉब्लम थी, ये अपने बुक्स में बहुत अच्छे प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद आरबीआई का ये था कि सीईओ को सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा और उसके बाद ये न्यूज। सो बेसिकली ये सारे न्यूज पाइल अप हुए एंड दिस इज अ कंप्लीट बिग फॉल सारे मिक्स्ड रिएक्शन के साथ। वरना 1600 करोड़ का जो लॉस है 19,000 करोड़ का रिएक्शन इज वेरी अनलाइक। बट यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि मैनेजमेंट यहाँ पे पूरा चिल है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सीईओ ने आके ये स्टेटमेंट दिया है कि भले ही 1600 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हुआ है, इस नुकसान के बावजूद भी इंडसइंड बैंक इज गोइंग टू पोस्ट अ प्रॉफिटेबल क्वार्टर। मतलब कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, बस हमारा फायदा कम हो गया है। इसके अलावा प्रोमोटर्स ने यहाँ पे अश्योरेंस दिखाई है कि अगर बैंक में प्रॉब्लम आता है तो वी आर देयर, हम खड़े हैं वहां पे लिक्विडिटी डालने के लिए, बैंक को बचाने के लिए। तो इन्वेस्टर को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, दे आर सेफ। मैनेजमेंट इज एक्टिंग लाइक, ये तो बहुत छोटी सी बात है भाई, व्हाई मार्केट इज रिएक्टिंग लाइक दैट। उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा भी नहीं है कि इसको जनरल रिजर्व से एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको बस प्रॉफिट एंड लॉस में वहां पे हम एज अ लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि जनरल रिजर्व जो होता है ये अनफोर्सीन टाइम्स के लिए बना होता है कि अगर अचानक से कुछ होता है तो जनरल रिजर्व इज देयर टू प्रोटेक्ट द बैंक। लेकिन यहां पे उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी बात ही नहीं है, इसको जनरल रिजर्व से एडजस्ट करना ही नहीं पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट ही काफी है। तो बेसिकली अभी का जो माहौल है वहां पे स्टॉक मार्केट में कंप्लीट नेगेटिविटी फैली हुई है। मैनेजमेंट यहां पे अश्योरेंस दे रहा है बट इन्वेस्टर्स को भरोसा अभी नहीं हो रहा है कि नहीं, द टाइम इज नॉट राइट एंड वी आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट इंडसइंड बैंक। अब यहां पे समझना यह है कि फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन बट यहां पे मैं बता रहा हूं कि क्या पॉसिबिलिटी है अगर आने वाले क्वार्टर में इंडसइंड बैंक ने पॉजिटिव क्वार्टर पोस्ट करा। अब वो पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग कि लॉस पोस्ट नहीं करा या फिर एक मिनिमल प्रॉफिट पोस्ट नहीं करा और ये लॉस को एडजस्ट होने के बाद उन्होंने प्रॉफिट पोस्ट करा, तो वहां से इंडसइंड बैंक की रिकवरी शुरू हो सकती है। ये देखेगा इन्वेस्टर्स को कि जिस तरीके से मैनेजमेंट ने बोला है, जो मैनेजमेंट बात कर रहे थे कि भैया आपको घबराने की बात नहीं है, दिस इज ऑल टेकन केयर ऑफ, उसी तरीके से वहां पे रिएक्शन होगा तो भरोसा वापस आ सकता है एंड वहां से वापस रैली चालू हो सकती है। बट गिवन दैट मार्केट आउटलुक सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिस तरीके का बेयर मार्केट चल रहा है अगर यही वक्त रहा देन इंडसइंड बैंक को थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। मेरा सलाह यहां पे एक ही है जो कि मैं आपको बोलूंगा कि जब भी मार्केट में वक्त अच्छा रहता है ना, जब टाइम हर चीज अच्छा होता है, सारे एसेट्स पॉजिटिव रिटर्न दे रहे होते हैं, उस वक्त में नेगेटिव न्यूज जो होता है वो इग्नोर हो जाता है और जितने भी पॉजिटिव न्यूज है वो हाईलाइट हो जाते हैं। ये ह्यूमन बायस है। उसी तरीके से जिस तरीके से नेगेटिव टाइम आता है तो उस समय नेगेटिव माहौल बन जाता है, एक बड़े बड़े इन्वेस्टर आकर नेगेटिव चीजें बोलते हैं, उस पर हमारा ध्यान ज्यादा रहता है। इफ यू आर अ इन्वेस्टर, मैं बस यही बोलूंगा, एनालाइज योरसेल्फ, पूरी तरीके से रिसर्च कर ले एंड देन टेक द डिसीजन। इफ यू इन्वॉल्व इन द मार्केट नॉइजेस तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो हर्ट होगा। दिस वाज जस्ट एन एनालिसिस वीडियो, यू कैन यूज दिस वीडियो एज योर रिसर्च एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।